पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये सब लोग जानते हैं कि एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो तीन उद्देश्य है, यानी उद्देश्य को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है आर्थिक उद्देश्य, पैसा कमाने के लिए। तो बिजनेसमैन का पहला उद्देश्य तो आर्थिक होता है कि पहले अपने पैसा कमाएं। तो आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो एक बिजनेसमैन का पहला उद्देश्य है कि वो प्रॉफिट कमाए। दूसरा उद्देश्य है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक बनाना। ऐसा नहीं कि केवल लाभ कमाने पर ध्यान दीजिए, ग्राहक बनाना भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। तो पहला बिजनेस का उद्देश्य है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मेकिंग, लाभ अर्जित करना। दूसरा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। और तीसरा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वह है इनोवेशन, नव परिवर्तन मतलब नए आविष्कार करना, नए आविष्कार करना। तो तीन बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, आर्थिक उद्देश्य है। सबसे पहला है कि लाभ कमाना, दूसरा है ग्राहक बनाना। आप बोल सकते हैं लाभ कमाना, ग्राहक बनाना और नए आविष्कार करना। बिजनेसमैन अगर नया आविष्कार नहीं करेगा ना तो आउटडेटेड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ है जो अपने अंदर नया आविष्कार नहीं किया, कुछ नया नहीं लेकर आया तो वो टिक नहीं पाता है। इसलिए हमेशा आपको अपने प्रोडक्ट को नया लेके आना होगा, कुछ नयापन कीजिए। अब देखिए ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर टिक रहा है बहुत लंबे समय तक, कॉलगेट देखिए बहुत लंबे समय तक टिका। हम लोग जब से जन्म लिए तब से कॉलगेट चल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है या नहीं? वैसे ही है जैसे कॉलगेट पहले था वैसे ही बहुत इनोवेशन किया। कभी लेके आता है आपके टूथपेस्ट में नमक है, कभी वेद शक्ति लेके आता है भैया, उसके बाद कभी आयुर्वेदिक लेके आ जाता है। समझ गए? हर चीज़ को आप डिटॉल साबुन को देख लीजिए, कितना वेराइटी वेरिएशन किया। नहीं करेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा। कभी पता चल पहले नॉर्मल आता था डिटॉल, उसके बाद फिर आ गया उसमें कि कूल वाला डाल दिया, उसके बाद उसका शेप बदल दिया, कभी कभी उसका स्मेल बदल दिया, कुछ ना कुछ सेंट ही बदल दे रहा है, कुछ ना कुछ जो है बदल दे रहा है। इसका मतलब है कि हमेशा आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करना चाहिए। जब तक आप इनोवेट नहीं कीजिएगा आप टिक नहीं पाएगा। तो हमेशा परिवर्तन, इनोवेट का मतलब होता है नया चीज़, कुछ नयापन होना चाहिए। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करते करते कंज्यूमर भी इरिटेट हो जाता है, तो उसको लगता है यार कुछ तो हो सकता है, कुछ नहीं समझ में आता है कंपनी को तो कवर चेंज कर देता है, कुछ नहीं समझ में आता है लुक चेंज कर देते हैं। देखिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी को देख लो, गाड़ी का मॉडल देखिए आप, जब से देख रहे हैं गाड़ी वही है लेकिन उसका हमेशा मॉडल चेंज करते आ रहा है। इसका मतलब इनोवेट कर रहा है, और इनोवेशन नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं टिकेगा। बुलेट में देखिए कितने इनोवेशन हो रहे हैं, हर दिन वो कुछ ना कुछ नया मॉडल लेकर आता है। तो एक बिजनेसमैन तभी सक्सेस करेगा जब पहला वो प्रॉफिट कमाएगा, कस्टमर बनाएगा और इनोवेशन करेगा। बिना इनोवेशन का उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस का तीन उद्देश्य है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, आर्थिक उद्देश्य है पैसा का। ये तीनों किसके लिए हो रहा है? ये तीनों जो कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए। प्रॉफिट में कितना समझ रहे हो? कस्टमर अगर बनाते रहेंगे तो पुराना कस्टमर मेरे पास रहेगा और नया कस्टमर आते जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब हम इनोवेशन करेंगे तो रेट बढ़ा के नहीं बेचेंगे। कुछ नया आविष्कार करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाती है। अब एक ही गाड़ी बनाए हीरो का स्प्लेंडर प्लस और उसी को बेचते रहें, क्या लगता है कस्टमर बढ़ेगा? कोई आएगा बोलेगा स्प्लेंडर प्लस नहीं चलेगा, तो उसको देना पड़ेगा ना। ठीक है सर स्प्लेंडर नहीं चलेगा तो ग्लैमर ले लो, ग्लैमर चलेगा? बोला ये भी नहीं चलेगा, बोले पैसन प्लस पैसन ले लो। वेराइटी रखोगे तब ना चुनने में आसान पड़ेगा। एक ही पीस रखोगे तो कोई चुनेगा? देखिएगा उस दुकान का सामान नहीं बिकता है जहाँ एक ही पीस होगा, चाहे एक से ज़्यादा पीस होगा, वहाँ वेराइटी रखिए, अलग अलग वेराइटी का चीज़ रखिए। क्योंकि हर कस्टमर का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना पसंद होता है, उसको वेराइटी दिखाइए तभी वो चुनेगा। एक पीस रखोगे बोलोगे यही वाला ख़रीद लीजिए, आज के समय में असंभव है, इम्पॉसिबल है। और दूसरा सामाजिक उद्देश्य, सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, समाज के लिए। तो समाज के लिए बिजनेसमैन का काम क्या क्या है वो देखिए। समाज का फ़ायदा क्या करता है बिजनेसमैन? सबसे पहला होता है कि उच्च किस्म का यानी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट उचित मूल्य पर अवेलेबल करना। बोलता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब बढ़िया क्वालिटी का सामान आपको अवेलेबल करेंगे और अच्छे मूल्य पर अवेलेबल करेंगे, बहुत महंगा भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं। दूसरा बोलता है कि कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के विकास में इसका रोल होता है बिजनेसमैन का। आज अगर सोसाइटी डेवलप करी तो उसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेसमैन के रोल के कारण ही सोसाइटी डेवलप करती है। कोई दिक्कत किसी को? कैसे डेवलप करती है बताइए? एक बिजनेसमैन आज हम लोगों को अगर 4G और 5G का स्वाद दे रहा है, 4G के कारण हम लोग एकदम हाईटेक हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, इसमें किसका रोल है बताइए? हम लोगों का रोल है, हम लोग को स्मार्ट बनाने में, हम लोग को हाईटेक बनाने में। आज बताइए दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी वीडियो कॉल करके सब कुछ देख रहा है। फंक्शन है तो पता चला वहीं से वीडियो कॉल से सारा फंक्शन का चीज़ देख रहा है। ये हम लोग हुए हैं या कोई हम लोगों को किया है?
तो हम लोगों को कोई किया है और इसका नाम है जियो। अगर जियो नहीं आता 4G लेके तो हम लोग स्मार्ट नहीं होते और ना स्मार्ट मोबाइल खरीदते, और ना स्मार्ट मोबाइल नहीं खरीदते और जियो नहीं रहता तो हम स्मार्ट होते ही नहीं, अपने आप को इतना डेवलप नहीं करते। जो डेवलप हुए अचानक तेज़ी से हम लोग बदले हैं, उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं कोई कंपनी है जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है कि हम इस समाज को विकसित करेंगे। सोचिए कौन ज़माना में जी रहे थे, कोई जानकारी नहीं था। आज हमारे पास सब सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए है। आप बताइए 4G से पहले वाला भारत और 4G के बाद वाला भारत कितना स्मार्ट हुआ है। आज आपको लगता है पूरा देश हमारे पास है। अब पहले कुछ नहीं समझ में आता, जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पुराना भारत के जो लोग हैं, समाज है, और आज का जो भारत का समाज है बहुत डेवलप हो गया है। तो डेवलप कौन किया? कोई ना कोई तो बिजनेसमैन ही किया ना। उसके आगे क्या है? जो इन्वेस्टर है, जो हमारे यहाँ पैसा लगाएगा बिजनेस में, उसको उचित प्रत्याय देंगे। यानी हमारे यहाँ जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है उसको सही वापसी देंगे, सही लाभ देंगे। ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो भी पैसा लगाएगा उसको हम सही लाभ देंगे। ये सोसाइटी के लिए बिजनेस को सोचना होगा। और उसके बाद बोलता है रोज़गार भी देंगे। सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन क्या करता है? रोज़गार भी देता है कि भाई हमारे यहाँ जो भी लोग काम करेंगे उसको हम रोज़गार क्रिएट करेंगे। तो ये सामाजिक उद्देश्य, यानी समाज के लिए एक बिजनेसमैन इतना चीज़ सोचता है। क्या क्या सोचता है? कि सही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करना है, दूसरा समाज का विकास करना है, तीसरा जो हमारे यहाँ पैसा लगाएगा उसको अच्छा लाभ देना है, और चौथा रोज़गार के अवसर क्रिएट करना है। ये समाज के लिए एक बिजनेसमैन सोचता है। कोई दिक्कत किसी को? तो बिजनेसमैन का क्या रोल है समझ गए? हम लोगों को एक ही चीज़ लगता था कि बिज़नेस करता क्यों है, तो भैया प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा नहीं, बिजनेसमैन ये 4 और ये 3 7 कामों के लिए करता है। बिजनेस करेगा तो 7 फायदे होंगे, 7 काम होंगे। अब आगे लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेसमैन दिन रात प्रॉफिट क्यों रटते रहता है? आखिर प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? प्रॉफिट से बिजनेस को क्या फ़ायदा हो जाएगा? क्यों बिजनेसमैन दिन रात प्रॉफिट करता रहता है? तो देख लो, ये 5 रोल है बिजनेस में प्रॉफिट का। प्रॉफिट ब्लड का काम करता है, समझ गए? प्रॉफिट जो है एनर्जी बूस्टर है। बिजनेसमैन को दे दो तो गजब का एनर्जी शरीर में आ जाएगा, और प्रॉफिट नहीं दोगे तो निराश हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो प्रॉफिट क्या करता है? ऑक्सीजन का काम करता है। प्रॉफिट मिलेगा तो जिंदा रहेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। 3 बात समझ गए? एक बिजनेसमैन के लिए एनर्जी बूस्टर है। बिजनेसमैन का हाथ पैर तभी हिलेगा जब उसको प्रॉफिट होगा। थक गया पूरा, फिर भी अगर 200 रुपये बच रहा है ना तो देखिए एक्टिव हो जाएगा। हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ऑक्सीजन है बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन के लिए एनर्जी बूस्टर है, बिजनेस के लिए क्या है? ऑक्सीजन है। बिजनेस को जिंदा रखना है तो प्रॉफिट चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल होना चाहिए। अगर लंबे समय तक आपको आपके बिजनेस को जिंदा रखना है तो क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो कोई भी आदमी 1 साल नहीं कमाए, दूसरा साल नहीं कमाए, तीसरा साल भी नहीं कमाए, तो तीसरा साल तक तो हिम्मत टूट जाता है। अब वो लगता है कि आप नहीं कमा पाएंगे तो बेच देता है बिजनेस को या बंद कर देता है। लेकिन अगर प्रॉफिट आप कंटिन्यू कमा ही रहे हैं तो आप लंबे समय तक बिजनेस चलाते हैं। 100-150 साल भी बिजनेस चल जाता है अगर प्रॉफिट लगातार होता रहा तो। लेकिन लगातार अगर लॉस होगा तो कितना दिन झेलेंगे उसको? तो हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो प्रॉफिट, अगर लंबे समय तक बिजनेस को जिंदा रखना है तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। अगर रैपिड ग्रोथ करना, बहुत तेज़ी से विकास करना है तो पैसा चाहिए ना। अगर हम 1 लाख लगाए प्रॉफिट कमा लिए तो और पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे और पैसा, तो बिजनेस तेज़ी से ग्रो हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। उसके लिए चाहिए हमको क्या? प्रॉफिट अगर होगा तो बिजनेस भी आपका तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तेज़ी से बढ़ जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, बताइए किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता बढ़ानी हो तो क्या चाहिए? प्रॉफिट। अगर वो काम कर रहा है 3 घंटे, सोच लो सुबह एक व्यक्ति 8 बजे ठेला लेके निकलता है सुबह में और 600 रुपये का बेच देता है। उससे पहले किसी दिन 7:30 में निकला, 900 का बेच दिया, तो अगले दिन क्या करेगा जानते हैं? 7 बजे निकल जाएगा। धीरे धीरे वो कम करता जाएगा, मतलब ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि प्रॉफिट होता जाएगा तो उसका इफ़िशेंसी बढ़ता जाएगा, काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ते चली जाएगी। और नीचे क्या है? मार्केट में अगर बिल्डिंग करना है, क्या? प्रतिष्ठा बनानी है तो भी प्रॉफिट चाहिए ना, क्योंकि कौन से बिजनेस को अच्छा बिजनेस माना जाता है? जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट ही आज के समय में प्रेस्टीज बिल्डिंग में काम करता है, प्रतिष्ठा बनाने में काम करता है। यानी जैसी जिसकी प्रतिष्ठा है वो डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट जैसा होगा उस हिसाब से आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। और सबसे लास्ट है अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, और अगर ज़्यादा कमाना है तो प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पैसा अगर रहेगा तब हम और इन्वेस्ट करेंगे और कमाएंगे, यानी और बुद्धि लगाएंगे। तो प्रॉफिट अगर होगा तो आप और कमा सकते हैं। यानी वही बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है। तो एक बार अगर प्रॉफिट आप कमाने लगे तो आप दिमाग लगाइएगा, अगर प्रॉफिट कमाने लगे तो किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ से भी प्रॉफिट आएगा। यानी प्रॉफिट बिजनेसमैन को क्यों चाहिए समझ गए? 5 काम है।
लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग इफिशिएंसी के लिए, बिल्डिंग मतलब गुडविल बढ़ाने के लिए, प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, और नीचे है अगर और ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा बिजनेस में। तो ये हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस में रोल क्या है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का रोल क्या है किसी बिजनेस में, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं आगे, बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या शामिल है। तो याद रखिएगा कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन क्या क्या काम करता है, एक बिजनेसमैन जो भी काम करता है उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो ही चीज़ होता है, बिजनेस के अंदर दो चीज़ होता है। आप यहाँ एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अगर इंडस्ट्री और कॉमर्स को जोड़ देंगे तो बिजनेस हो जाएगा। ये फार्मूला है, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब बताइए इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और कॉमर्स में क्या होता है, सेल होता है। और पूछ देगा बिजनेस में क्या होता है, तो बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल होता है। पीछे बता चुके हैं, बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड सेल। बिजनेस का मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ सामान बनाया भी जाता है और बेचा भी जाता है, वही बिजनेस होगा। तो बिजनेस के अंदर दो चीज़ होगा, इंडस्ट्री होगा और कॉमर्स होगा। यानी बिजनेस में हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, अभी बता चुके हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, सामान बनाते हैं। और कॉमर्स में क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। उसके अंदर कॉमर्स के अंदर दो काम शामिल होता है, ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको, या एक्जुलरी ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्री का मतलब ऐसा स्थान, ऐसा जगह जहाँ पे किसी सामान का उत्पादन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान का ही नहीं सेवा का भी बोलता है। ऐसा प्लेस, उद्योग ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी गुड्स और सर्विसेज का, सामान का और सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। जहाँ सामान बनाएंगे या सेवा बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, उस जगह को इंडस्ट्री बोलते हैं। और जहाँ पे उसको बेचेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। और बेचने के लिए हम लोगों को एक टर्म पढ़ना होता है, ट्रेड, व्यापार। क्या होता है व्यापार, व्यापार का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदना और बेचना। बोलता है कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर एक वस्तु को खरीदा और बेचा जा रहा है तो वो कहलाता है व्यापार। कोई दिक्कत है, और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है वो कहलाता है व्यापारी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्यापारी कौन व्यक्ति होगा, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को खरीद रहा है और बेच रहा है। बताइए सब्जी का व्यापारी क्या करता है, खुद सब्जी उत्पादन करता है या किसी से खरीद के बेचता है। तो सब्जी का व्यापारी क्या करता है, सब्जी खरीदता है किसान से और फिर बेच देता है। तो जो व्यक्ति किसान से सब्जी खरीद के और कस्टमर को बेच के बीच में अपना कमा रहा है उसको बोलते हैं व्यापारी, और जो वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं व्यापार। तो कॉमर्स के अंदर दो चीज़ होता है, पहला व्यापार होता है, और यहाँ व्यापार के तत्व लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जो व्यापार के काम में मदद करते हैं, इसलिए इसको लिखा है व्यापार में सहायक क्रियाएं। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यापार के कार्यों में मदद करती है, सहायता करती है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके इंडस्ट्री के बारे में। बात समझ गए। तो इंडस्ट्री क्या है, अभी क्या बताएं, इंडस्ट्री में ऐसा स्थान जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। देखिए लिखा एकदम सिंपल सा परिभाषा लिखा हो, एक बार में समझ में आएगा क्या लिखा है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से, यानी इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्री क्यों खोलते हैं हम लोग, पैसा कमाने के लिए ना, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जगह जहाँ पे क्या उत्पादन होता है, ऐसी आर्थिक क्रियाएं। बोलता है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, गुड्स बनाना तो समझते हैं सब लोग कि सामान क्या बन रहा है, जैसे पेन बन रहा है, कार बन रहा है, सब गुड्स है, कपड़ा बन रहा है गुड्स है, कंप्यूटर बन रहा है गुड्स है। सर्विसेज क्या होता है, सेवा बनना क्या होता है। गुड्स बनना तो समझ में आ रहा है, सामान बन रहा है। सर्विसेज बनना क्या होता है, पहुंचा के देता है, तो सर्विस दे रहा है, बन कहाँ रहा है उसमें, वो तो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, डॉक्टर बनता है कि नहीं। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चा आता है, थोड़ा सा 6 साल प्रोसेसिंग होता है उसका, नॉलेज प्रोसेसिंग करते हैं और फिर डॉक्टर बन के निकालते हैं। तो जो वो आया 6 साल पहले, एक बच्चा था नॉर्मल, कुछ नहीं जानता था, उसको उसके नॉलेज को प्रोसेस किया गया और 6 साल बाद उसको डॉक्टर बना के निकाला गया। तो ये भी तो इंडस्ट्री है, जहाँ पे आदमी आता है और डॉक्टर बन के निकलता है।
आता है डॉक्टर बन के निकलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, आता है इंजीनियर बन के निकलता है। तो ये क्या है, इंडस्ट्री नहीं है क्या? याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये भी एक इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग आते हैं और कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं, तो याद रखिएगा इसको भी इंडस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर गुड्स नहीं है, डॉक्टर क्या है, सर्विसेज है। सेवा तैयार हो रहा है, वो जाके फिर सेवा देगा, सर्विसेज देगा। तो याद रखिएगा कि इंडस्ट्री वो भी है, मेडिकल कॉलेज भी इंडस्ट्री है, MBA कॉलेज भी इंडस्ट्री है, लॉ कॉलेज भी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी इंडस्ट्री है। क्योंकि वहाँ नॉर्मल बंदा आता है, इंजीनियर बन के, लॉयर बन के, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बन के, डॉक्टर बन के निकलता है, तो उसको भी इंडस्ट्री बोलते हैं। वहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, सर्विसेज का। तो दो सेक्टर है, एक जगह सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और एक जगह गुड्स का प्रोडक्शन होता है। दोनों, जहाँ सर्विस का प्रोडक्शन हो या गुड्स का प्रोडक्शन हो, दोनों क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। दोनों को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। मतलब इट रेफर्स टू दोज प्लेस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। इसका अर्थ ऐसे स्थान से है जहाँ पे गुड्स यानी माल अथवा सेवा का उत्पादन होता है। कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को? सर्विसेज का प्रोडक्शन समझ गए ना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अच्छा उतना छोड़िए, बिजली वाली कंपनी क्या कर रही है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी सामान बना रही है। बिजली कोई सामान है, दिखता है आपको? बिजली सामान है, दिखता है कहीं? वो क्या दे रही है आपको, सर्विसेज दे रही है, वो सेवा दे रही है। पहले वो बिजली बना रही है और फिर आपके पास देखिए लाइट जल रहा है। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी क्या कर रही है, जो बस एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा देती है, तो क्या बना रहा है, वो सामान बना रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है टर्शियरी सेक्टर में। अब चलते हैं इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? इंडस्ट्री जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इंडस्ट्री जहाँ से कच्चा माल आएगा, जहाँ से क्या मिलेगा आपको, रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर किसी इंडस्ट्री से कच्चा माल मिल रहा है तो समझिए ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, यहाँ से आपको कच्चा माल हर चीज़ का मिलेगा। यानी ऐसा उद्योग जहाँ से कच्चा माल मिलेगा उसको कौन सा उद्योग बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे खेती करना, कच्चा माल आ रहा है ना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में कच्चा माल 2 जगह से मिल सकता है। ध्यान दीजिए, कच्चा माल 2 जगह से मिलता है। एक बोलता है जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री, और दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जननिक उद्योग का मतलब बोलता है कि इसमें हम किसी के क्वालिटी को इम्प्रूव करके और वहाँ से हम कच्चा माल लाते हैं। जैसे फिश फार्मिंग। अच्छा पहले जो गाय होती थी कम दूध देती थी, अब जो गायें आती है वो ज़्यादा दूध देती है। तो कहीं ना कहीं उसके नस्ल को सुधारा गया कि नहीं, जो गाय की पुरानी नस्ल थी उसको सुधार दिया गया और उसको इम्प्रूव कर दिया गया, जिसके कारण पुरानी गाय जो कम दूध देती थी आज वो ज़्यादा दूध दे रही है। पौधे के नस्ल को सुधार दिया गया, फूल के नस्ल को सुधार दिया गया। पहले फूल बड़ा होता था तब फल देता था या फूलता था, अब क्या हो रहा है, छोटा है बेचारा, इतना छोटा है कि उसके आसपास में इतने सारे फूल लदे हुए हैं कि उसको डंडे के सहारे खड़ा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी फूल दे रहा है। वो फल वाला देखो, पहले आम का पेड़ बड़ा होता था तब फल देता था, आज क्या है, छोटा है बेचारा, अपने खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको लाठी के सहारे, डंडे के सहारे खड़ा करना पड़ा, लेकिन फल से भरा पड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। तो जब किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी यानी जब किसी रॉ मटेरियल में क्वालिटी को इम्प्रूव करके और हम लोग रॉ मटेरियल अवेलेबल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, जननिक उद्योग। तो एक कच्चा माल तो आएगा क्वालिटी इंप्रूव करके, दूसरा कच्चा माल ज़मीन के नीचे से। बताइए कोयला निकालना है, कौन सा क्वालिटी इंप्रूव करना उसमें, कोयला भी तो कच्चा माल है, तेल भी तो कच्चा माल है, पत्थर निकलेगा, बॉक्साइड निकलेगा, एल्युमिनियम निकलेगा, जो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है उसको बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। ज़मीन के नीचे से कुछ भी मिले, ये भी कच्चा माल है। अच्छा पानी कच्चा माल है, पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जा सकता है कि नहीं। अगर किसी के पास पानी है तो बोलेगा हमारा तो किस्मतें ख़राब है, खाली पानी है, खेती कैसे हो रही, खेती नहीं होगा यहाँ बिजली बनेगा, फिश फार्मिंग होगा, पानी है तो वरदान है, आप उसका इस्तेमाल करना सीखिए। तो याद रखिएगा वो निष्कर्षण उद्योग होता है, जहाँ ज़मीन के नीचे से कुछ निकाल के कच्चा माल लाते हैं तो निष्कर्षण उद्योग, और हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करके अगर कच्चा माल लाते हैं तो वो क्या कहलाता है, जननिक उद्योग, जहाँ पे कच्चा माल आएगा। जहाँ हम सामान बनाएंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं आप। जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, जहाँ पे सामान बनाया जाता है, उत्पादन जहाँ पे होगा बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जहाँ इसको फैक्ट्री बोल सकते हो, जहाँ सामान बनाया जाएगा। अब ये 2 तरह का होता है, पहला होता है निर्माणी और दूसरा होता है
कंस्ट्रक्शन, निर्माणी समझते हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। कपड़ा क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कार क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं सेकेंड इंडस्ट्री। कार जहाँ बन रहा है वो कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंड इंडस्ट्री। कपड़ा जहाँ बन रहा है कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंड इंडस्ट्री। तो बोलता है जहाँ किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सामान बनाया जा रहा है, उसको कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं, सेकेंड इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है, जहाँ भी कोई सामान बनाया जाता है, जो को फैक्ट्री बोलते हैं, कार बने, है ना, कपड़ा बने, कंप्यूटर कहीं बन रहा है, कहीं पेन बन रहा है, कहीं गाड़ी बन रही है, तो सब का सब सेकेंड इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पे, जैसे घर बनाना है, बताइए, पुल बनाना है, तो पुल कहीं फैक्ट्री में बनता है, कोई मशीन है कि डाले इधर से सीमेंट और पुल बन के निकल गया। पुल का कंस्ट्रक्शन होगा, पुल जाके जहाँ साइट होगा वहीं ना बनाना पड़ेगा, तो पुल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वो भी इंडस्ट्री है, लेकिन कौन सा इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। वहाँ कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, रचना किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो दो तरह का इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और तीसरा इंडस्ट्री, यानी पहला हो गया कच्चा माल आएगा, दूसरे में बोलता है प्रोडक्शन होगा, और तीसरे में बोलता है हम लोग उसको सर्विसेज तैयार करेंगे, बेचेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सा इंडस्ट्री आते हैं, सर्विस में, सर्विस सेक्टर, इसको टर्सरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं और सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तृतीयक उद्योग बोलते हैं या सेवा उद्योग बोलते हैं। इसके अंदर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, बोल देते हैं, समझ जाएगा, कितना लिखते रहेंगे, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर बताइए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सामान बनाने का रॉ मटेरियल का काम नहीं है और प्रोडक्शन का काम नहीं, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो वो दोनों नहीं होगा। कच्चा माल का उत्पादन कैसे करोगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। मान लो ठीक है, कच्चा माल का उत्पादन कर दिया, फैक्ट्री लाने तक के लिए चाहिए ना गाड़ी, तो बोलता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब किस एक्टिविटी के अंदर आता है, टर्सरी। और भारत में कौन सबसे अच्छा है, प्राइमरी सेक्टर अच्छा है, सेकेंडरी सेक्टर अच्छा है, या सर्विस सेक्टर अच्छा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अच्छा है वही कौन सा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। 70% यहीं से आता है इनकम। और दूसरा नंबर पर कौन है, प्राइमरी, और तीसरे नंबर पर सेकेंडरी। इसलिए भारत सरकार का सपना है कि मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ और भारत का बनाओ। तो अगर सरकार ये सक्सेस हो जाए, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, तो भारत में सेकेंडरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और भारत सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ तीनों इंडस्ट्री का परसेंटेज ठीक रहे, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री अगर अच्छी रहेगी तो प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा, जितना फैक्ट्री लगेगा उतना रोज़गार क्रिएट होगा, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर भी सरकार ध्यान रखेगी, कच्चा माल हम अपने उत्पादन करेंगे, बाहर से हमको कच्चा माल लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ गए। हमारे यहाँ आलू बताइए, चिप्स बनेगा, लेज वाला जो चिप्स बनने वाला आलू होता है उसका आलू बड़ा होना चाहिए ना, हमारे यहाँ छोटा छोटा आलू होता है, उसमें चिप्स बनेगा। तो क्या करेंगे, बोलता है जिस तरह का हमको आलू चाहिए वो आलू शायद मान लो भारत में नहीं मिले, चाइना में मिले, तो चाइना से आलू ला रहा है वो। तो हम अपने किसानों को क्यों ना ट्रेंड करें, हम अपने किसानों को ट्रेंड करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री को अच्छा बना देंगे। हमारे यहाँ वही आलू मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी को चाइना से नहीं लाना पड़ेगा, तो बताओ भाड़ा बचेगा, तो कंपनी को सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बात समझ गए, यही चीज़ आपको समझिए। जब कंपनी को सस्ता पड़ेगा तो कंपनी को और किसान को सबको मार्जिन होगा, कस्टमर को भी मार्जिन होगा। यही चीज़ आपको देख रहा है। तो तीन तरह की इंडस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन सा इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग। अब लोग पढ़ते हैं इसके अंदर कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन आता है। देखिए यहाँ एक एक करके लिखा हुआ है। प्राथमिक उद्योग, बोलता है प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं सम्मिलित होती जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज से, ध्यान दीजिएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज से, प्रकृति का इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या तैयार किया जाता है, कच्चा माल तैयार किया जाता है। बोलता है दोज एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी इंडस्ट्री बाई विच रॉ मटेरियल्स आर मेड अवेलेबल फॉर अदर इंडस्ट्री बाई यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब बताओ, खेती धान का उत्पादन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और हम दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अंदर दो है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आएगा, देखिए लिखा है, जननिक उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं, जो हमारे कैटल हैं, वनस्पति की नस्लों में सुधार करके उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है, यानी इसको क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं और इसको हम ज़्यादा यूजफुल बना देता है, उसको बोलते हैं। जैसे इन उद्योगों में पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण, देखिए ना अभी मुर्गी पालन वगैरह में एक इंजेक्शन देता है, जल्दी से वो चूजा बड़ा हो जाता है, यानी पूरा हाइब्रिड हम लोग बर्बाद हो रहे खा के। हम भी जानते हैं कि सबसे नुकसान है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ लिखा हुआ आगे कि जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड फॉर मोर यूजफुल, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ये सब इसके अंदर शामिल होता है।
कोई दिक्कत किसी को? दूसरा ये तो हो गया सर नस्लों को सुधार रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा कौन सा इंडस्ट्री होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ ज़मीन के नीचे से कुछ निकाल लेते हैं, कच्चा माल हम लोग ज़मीन के नीचे से लाते हैं। क्या बोल रहा है? निष्कर्षण उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल और वायु, ये 3 जगह से कोई पदार्थ निकाला जाता है, ज़मीन के नीचे से, या तो पानी से, या तो हवा से। अगर कोई चीज़ लाया जा रहा है, कोई कच्चा माल लाया जा रहा है, तो उसे हम लोग कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जहाँ से किससे? ज़मीन, ज़्यादातर ज़मीन से ना, हवा से कौन कच्चा माल आता है? खाली एक विंड छोड़ के, हवा छोड़ के। विंड एनर्जी आप बना सकते हो। हवा अगर आपके पास है, तेज़ हवा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ टरबाइन लगा के विंड एनर्जी कर सकते हो, है ना? पवन चक्की हम लोग बोलते थे। वो चक्की जितना घूमेगा, यहाँ टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूम के बिजली बनेगा। और क्या कर सकते हैं पवन का? हवा से और क्या निकालेंगे? हवा से कोई कोयला आता है कि जाली लगा दो बड़ा सा, उधर से तूफान आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है रॉ मटेरियल लाने में, तो पृथ्वी हो, जल हो या वायु हो, अगर इसका इस्तेमाल करके कोई रॉ मटेरियल निकाला जा रहा है, तो रॉ मटेरियल किसके अंदर आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। जैसे खान कुआं से कोयला निकालेंगे। यहाँ थोड़ा सा देखो, खान से कोयला है और कुआं से तेल है, खान से लोहा है, गैस है, तेल है, ये सब निकाल रहे हैं, ठीक है। खुली खान से पत्थर निकालना, ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। माइन से कुछ भी निकाल रहे हो, पत्थर है, चाहे कोयला है, चाहे बॉक्साइड है, चाहे एल्युमिनियम है, जो ज़मीन के नीचे से आपको मिलता है, चाहे पेट्रोलियम है, अगर वो सब ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं या पानी से निकाल रहे हैं कहीं पे, तो ये सारा कौन सा इंडस्ट्री आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है, निष्कर्षण उद्योग आता है। यहाँ हम लोग ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। तो जिन निष्कर्षण उद्योग समझ गए। तो पहला हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ऐसा उद्योग जहाँ पे क्या होता है? सामान बनाया जाता है। देखिए लिखा वही है। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ गए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा? बोलता है सामान बनाया जाता है, जहाँ प्रोसेसिंग होता है। फैक्ट्री मतलब, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। देखिए लिखा है, निर्माणी उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें कच्चा माल, मतलब रॉ, यहाँ बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल को, कच्चा माल को तैयार माल में बदला जाता है। कहाँ बदला जाता है कच्चा माल को तैयार माल में? फैक्ट्री में। वही बात यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? जिसमें कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से और मानव की सहायता से फिनिश गुड्स में बदला जाता है, उसको हम लोग कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कपास से कपड़ा, कच्चे लोहे से इस्पात, गन्ने से चीनी, बांस से कागज़, पत्थर से सीमेंट, ये सब किस कौन सा इंडस्ट्री का एग्जांपल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल। कहीं कोई दिक्कत है? हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 भाग में बांटा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने भाग में बांटा हुआ है? 4। पहला क्या है देखिए तो, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक ही सामान है, उससे बहुत सारा सामान बनता है। जैसे बताइए कि तेल जो है, कच्चा तेल नीचे से निकलता है। पेट्रोल डीजल का कुआं अलग रहता होगा कि कच्चा तेल ही निकलता है? ज़मीन के नीचे से क्या निकलता होगा? पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग। सिर्फ ज़मीन के नीचे से कच्चा तेल निकलता है, उसको हम प्रोसेस करके उसी से पेट्रोल बनाते, उसी से डीजल बनाते, उसी से केरोसिन बनाते। बात समझ गए? तो बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि रॉ मटेरियल एक है और उसी रॉ मटेरियल से 3-4 चीज़ बन रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। बोलता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बोलता है जहाँ काम एक स्टेप में नहीं कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा उद्योग यानी ऐसा सामान तैयार होता है जहाँ पे काम एक स्टेप में नहीं होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में पूरा होता है। एक से अलग प्रोसेस में होता है। जैसे पहले प्रोसेस में होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे सीमेंट बनना 3 प्रोसेस लगता है। पहले सीमेंट के पत्थर को तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ा में, वहाँ तोड़ने का चीज़ अलग है, वो तोड़ के लाया, उसके बाद एक जगह पिसाई होती है, समझ गए? जिप्सम मिला के उसको पीसा जाता है और एक जगह पैकिंग किया जाता है। तो 3 अलग अलग प्रोसेस है, 3 अलग अलग फैक्ट्री होता है, एक ही जगह नहीं टूटेगा, तीनों अलग अलग जगह पे होगा। तो यही चीज़ लिखा है प्रोसेसिंग। जैसे गन्ना से चीनी बनाना, क्या लगता है इधर गन्ना डालो चीनी निकल गया? नहीं, 3 प्रोसेस। एक जगह रस निकाला जाता है, एक जगह उसको हीट किया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, फिर चीनी बनाया जाता है। तो 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं जहाँ लिखा है। तो अगर कोई काम एक से ज़्यादा प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है, तो वहाँ पे लगेगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं। कार क्या लगता है एक बार में बन जाता होगा? शीशा उसा सब डाल दो मशीन में और उधर से कार निकल गया, ऐसा नहीं है। 3-4 प्रोसेस लगता है। पहले एक चीज़ बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम जहाँ होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होगा? बोलते हैं इस उद्योग के अंतर्गत अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ, यानी बहुत सारा रॉ मटेरियल है, उसको मिला के एक नया चीज़ बनाएंगे, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। बताइए मोबाइल बन रहा है, वो क्या हो रहा है?
अलग अलग रॉ मटेरियल है, हार्ड डिस्क अलग है, मदर बोर्ड अलग है, क्या क्या मोबाइल में होता है सब अलग अलग है, फिनिश गुड्स है लेकिन वो सब, और उसको मिला के हम नया चीज़ बना रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे देखिए एग्जाम्पल सीमेंट वाला है, कोयला वगैरह मिला के सीमेंट बना रहे हैं, कोयला अलग प्रोडक्ट है, पत्थर अलग है, जिप्सम अलग है, सबको मिला के एक नया चीज़ बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। और असेंबल तो जानते हैं, साइकिल बनाना, मोबाइल बनाना सब असेंबलिंग में है। असेंबल मतलब अलग अलग पार्ट्स है, उसको मिला के एक बना देंगे। जैसे कार बनाने वाला क्या करता है, सब पार्ट अपने बनाता है या असेंबल करता है? असेंबल करता है। साइकिल बनाने वाला क्या करता है, सब पार्ट अलग अलग रहता है, उसको असेंबल करता है, कोई तो कसता होगा ना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में याद रखिएगा, जैसे टीवी बनाना, कंप्यूटर बनाना, स्कूटर बनाना, रेडियो बनाना, साइकिल बनाना, तो सब पार्ट अलग अलग है, पेंडल अलग है, हैंडल अलग है, मेडगार्ड अलग है, सब टायर अलग है, सबको एक जगह पे जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं असेंबलिंग करना। उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजक उद्योग। तो असेंबल इंडस्ट्री में सारे अलग अलग पार्ट्स बिखरे हैं, उसको एक जगह पे असेंबल करेगा और एक नया प्रोडक्ट बना देगा, तो ये आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होगा बताइए। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे पुल बनाना है, ठीक है, स्कूल बनाना है, रोड बनाना है, वो सब कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे रचनात्मक उद्योग है, नहीं कोई रचना किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, वैसे इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग करके भवन बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, ब्रिजेज बनाना, ये सब किसके अंदर आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो हम लोग दो इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और देखिए सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो ये तृतीयक उद्योग यहाँ पे है। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा? सेवाएं दी जाती हैं। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को क्या दिया जाता है? सर्विसेज दिया जाता है, सेवा दिया जाता है। कौन कौन सा इंडस्ट्री इसके अंदर आता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आता है, नीचे लिखा है इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आता है। दूसरा बैंकिंग आता है, तीसरा इंश्योरेंस आता है, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फिर एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, फिर स्टोरेज इंडस्ट्री, उसके बाद विज्ञापन उद्योग आता है, और फिर आता है संग्रहण उद्योग। ये सब यानी ये सारे सर्विसेज होते हैं। ये सारे क्या है? सर्विसेज हैं जो आपके पास दिया हुआ है। तो पहला लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, दूसरा कौन सा इंडस्ट्री है? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है और संग्रहण है, जिसको स्टोरेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इतने सारे इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल होते हैं। और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। ये हम लोग इंडस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके आगे कॉमर्स क्या है, चूँकि इंडस्ट्री का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएँ शामिल होती है।